नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पैसिव यूथनेशिया या सम्मान के साथ मृत्यु के लिए लिविंग विल को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का ऐतिहासिक फैसला। तय किए दिशा निर्देश, मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी। राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में जेडीयू सांसद कहकशां परवीन शामिल। सभापति और स्पीकर की कोशिशों के बावजूद दोनों सदनों में 5वें दिन भी गतिरोध। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। भविष्य में ऐसा समय भी आ सकता है जब बिना गांधी परिवार के चलेगी कांग्रेस। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सोनिया गांधी का संबोधन। राहुल गांधी के बार बार विदेश दौरे का किया बचाव। त्रिपुरा में पहली बीजेपी सरकार का गठन। अगरतला में बिप्लब देब ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सरकार में आईपीएफटी शामिल। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने की शिरकत। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता। रक्षा, सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीति पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया के लिए लिविंग विल को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सम्मान के साथ मृत्यु को नागरिकों का अधिकार माना है। पैसिव यूथनेशिया का उपयोग गंभीर रूप से बीमार उन लोगों के लिए किया जा सकता है जिनकी बीमारी ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है और उन्हें भारी कष्ट हो रहा है। ये फैसला 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। इसी के साथ कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। इसमें यह है कि पैसिव यूथनेशिया की मंजूरी कैसे मिलेगी और कौन देगा। कोर्ट ने कहा कि मरणासन व्यक्ति के लिए लिविंग विल पर उसके नजदीकी दोस्त या रिश्तेदार अमल करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी। इस मसले पर कानून बनने तक कोर्ट के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। कोर्ट का आदेश एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर आया है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबा के मामले में पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दी थी। तब कोर्ट ने जीवन रक्षक उपकरण हटाने का आदेश दिया था। साल 2016 में सरकार ने कहा था कि विधि आयोग शर्तों के साथ पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी देने के पक्ष में है। हर नागरिक को ये इस तरह का फैसला लेने का पूरा अधिकार है कि अगर उसकी जिंदगी ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर उसकी जिंदगी सिर्फ आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वेंटिलेटर से ही आगे बढ़ाई जा सके, और अगर वो ये नहीं चाहता तो वो ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और वो फैसला सबको मानना पड़ेगा। और इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमृतांशु राय। उनका हम रुख करेंगे। अमृतांशु, एनजीओ कॉमन कॉज ने लिविंग विल का हक देने की मांग को लेकर 2005 में याचिका दायर की थी और एक लंबे वक्त बाद इसमें फैसला आया है और हमने देखा कि दलीलों के दौरान दुरुपयोग होने की आशंका भी जताई गई। किस किस तरह की दलीलें इस मामले में सामने आई थी और क्या क्या कहा गया है आज कोर्ट के फैसले में? सबसे पहले तो ये जानकारी और ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया दरअसल मतलब क्या है इसका। सो यूथनेशिया को अगर हिंदी में आप रूपांतर करें तो शब्द है इच्छा मृत्यु, और पैसिव को करें तो निष्क्रिय। सो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु शब्द है, लेकिन हम राज्यसभा टीवी इसे सम्मान से मृत्यु का के नाम से वो ज्यादा डिग्निफाइड मानता है। सम्मान से मृत्यु एक अच्छा शब्द है जो कि यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। ये किस स्थिति में दिया जाता है वो भी समझना जरूरी है। ये उस स्थिति में दिया जाता है जबकि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जिसपे कि पेशेंट, टर्मिनली इल पेशेंट को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जाता है ताकि वो अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो। और इस पूरे प्रकरण में जो परिवार के सदस्य हैं, जो पत्नी हैं, जो पिता हैं या फिर दोस्त हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सामने आते हैं।
इसका प्रक्रिया जो पहले चल रहा था गाइडलाइन के तौर पे, वो पहले प्रक्रिया थोड़ा अलग सा था। वो था कि हाई कोर्ट में आप पिटीशन दें, हाई कोर्ट 2 जजों का बेंच स्थापित करेगा, उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड का स्थापित किया जाएगा, और उसके बाद जब मेडिकल बोर्ड अप्रूवल दे देगा तब हाई कोर्ट अप्रूव करेगा और तब पैसिव यूथेनेशिया कैरी आउट होगा या फिर लागू किया जाएगा। वो स्थिति नए वाले गाइडलाइन के तहत, क्योंकि ये संविधान पीठ है, 5 जजों का पीठ है, इसमें जो गाइडलाइन आया है वो अभी पूरी तरह से सामने नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन शाम होते होते उम्मीद है कि सारे गाइडलाइंस क्लियरली साफ तौर पे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, जो अभी मोटे तौर पर दिशा निर्देश सामने आए हैं उनमें क्या क्या कहा गया है अमृतांशु? उनमें परिवार को बहुत बड़ी अहमियत दी गई है, रिश्तेदारों को अहमियत दी गई है और दोस्तों को काफ़ी अहमियत दिया गया है। और ऐसे स्थिति में 3-4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि जजमेंट में कैप्चर किया गया है। एक है कि जो विल होना चाहिए, लिविंग विल अगर होगा उस व्यक्ति द्वारा जो कि टर्मिनली इल है, जो कि इस तरह के बीमारी से ग्रसित है जिसको कि बदल पाना संभव नहीं है, उससे जुड़े हुए मामले में लिविंग विल होना जरूरी है। मेडिकल डॉक्टरों का जो टीम है उसके द्वारा अप्रूवल आना जरूरी है और रिश्तेदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो इसमें काफी सारे शर्त हैं जिनको कि पूरा करना पड़ेगा बिल्कुल पैसिव यूथेनेशिया को पाने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशु, इस फैसले को लेकर तमाम जो पहलू आपने साफ किए और जानकारी हम तक पहुंचाई उसके लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संसद सत्र की। बजट सत्र के दूसरे चरण में 5वें दिन भी आज संसद में गतिरोध जारी रहा। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होने के बाद सुचारू रूप से चलती रही। संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल ने सरकारी कार्य के संबंध में अपना वक्तव्य पूरा किया और इसके फौरन बाद आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर टीडीपी ने गतिरोध किया। सभापति के बार बार अनुरोध के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। 0 over. श्री श्वेत मलिक। 1 week has gone, honorable members. 1 week has gone waste. This is no good. This is no good. This is bad. The House is adjourned to meet at 2:30 p.m. राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में सांसद कहकशा परवीन को शामिल कर लिया गया है। कहकशा परवीन जेडीयू सांसद हैं। कल ही सदन में महिला को उपसभापति के पैनल में शामिल करने की मांग उठी थी, जिसे आज मंजूरी मिल गई। Honorable members, I have an announcement to make from the chair. In deference to the wishes of the members expressed yesterday on the occasion of International Women's Day to nominate a woman member to the panel of Vice Chairman, I have decided to nominate Srimati Kehkashan Parveen to the panel of Vice Chairman with effect from 3rd April 2018. In this session itself, in the place of Sri Basuraj Patil, whose term of office of Rajya Sabha is expiring on 2nd of April 2018. She was mayor also. She was also chairman of the Mahila Ayog of the state of Bihar and also social worker. She worked in 20-point program also. She has enough knowledge. और इस समय हम अपने संवाददाता पंचनन मिश्रा का रुख करेंगे, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संसद भवन परिसर से। पंचनन, देखें तो लगातार आज भी गतिरोध देखने को मिल रहा है अगर सत्र की बात करें तो, लेकिन एक अच्छा मैसेज गया है। कहकशा परवीन, कल ही ये मांग उठी थी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी हो और उपसभापति के पैनल में उन्हें शामिल कर लिया गया आज। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर अब शुरुआत करते हैं कि जो आज सभापति ने अनाउंस किया कि कहकशा परवीन जो जेडीयू की है सांसद है, उनको इस वाइस चेयरमैन के पैनल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कल ही महिला दिवस के मौके पर ये मांग उठी थी। और इसका आज सभी ने सांसदों ने जो है, जब उन्होंने इसको अनाउंस किया
तो उन्होंने इसका समर्थन भी किया और खुशी भी जताई। खासकर जब विप्लव ठाकुर जिन्होंने जो कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी और चर्चा में ये उठी थी और ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है और इस पर तुरंत इसको कह लीजिए कि तुरंत कार्रवाई करते हुए सभापति ने इसको सदन की राय को जो है सबके सामने रखा और उनको शामिल किया गया। लेकिन जहां तक अगर संसद चलने की बात है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो सदन है हमारे, उनमें पूरे हफ्ते का कामकाज नहीं हो पाया। लोकसभा तो पूरे दिन के लिए उसको स्थगित करना पड़ा, लेकिन राज्यसभा में भी 2:30 बजे निजी विधेयकों का दिन है, तो देखना होगा कि क्या कोई उसमें आगे कामकाज हो पाता है। लेकिन सभापति ने चिंता भी जताई कि पूरा हफ्ता पूरा बेकार चला गया जिसमें कि कामकाज नहीं हो पाया और मांगे वही कायम है। आंध्र प्रदेश की ओर से, आंध्र प्रदेश जो राज्य से पार्टियां आती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वाईएसआर कांग्रेस हो या टीडीपी हो, विशेष राज्य और विशेष पैकेज की मांग हो रही है। वहीं एआईडीएमके और डीएमके कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड, कावेरी जो पानी है उसका जल बंटवारे के इशू पे मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस का ये राज्यसभा में लगातार कहना है कि 168 के तहत जो पीएनबी घोटाला है उस पर चर्चा कराई जाए, जिसमें 168 में वोटिंग का भी प्रावधान होता है और साथ ही प्रधानमंत्री के बयान की मांग हो रही है। बीच का कोई रास्ता निकल नहीं पाया है। कई बार कोशिशें सरकार की ओर से की गई हैं कि विपक्ष से बात की जाए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आगे आने वाले जो हफ्ता है उसमें सरकार की कोशिश रंग लाती है और कोई कार्यवाही क्या चल पाती है। बिल्कुल। और पंचनन, लोकसभा की बात करें तो लगातार 5वें दिन वहां तो सेकेंड हाफ भी शुरू नहीं हो पाता है, पूरे दिन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ रही है। ये मजबूरी आई है लोकसभा में अब। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लोकसभा में बिल्कुल जो राज्यसभा के मुद्दे हैं वही लोकसभा में बिल्कुल छाए हुए हैं और कांग्रेस ने वहां भी यही मुद्दा उठाया है कि प्रधानमंत्री जवाब दें और इसके अलावा वहां पर चर्चा की मांग हो रही है। कावेरी का मुद्दा भी वहां पर है और उसके अलावा ये आंध्र प्रदेश का मुद्दा है, क्योंकि टीडीपी ने अभी सरकार से जो है अपना जो मंत्री है उनको हटा लिया है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि उस सरकार से हट गई है और वहां आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के जो वहां पर विधायक थे वो मंत्रिमंडल से हट गए हैं। तो तलखी यहाँ पर साफ दिख रही है, लेकिन कोशिश यही जारी है कि उसको किसी न किसी तरह रिजॉल्व किया जाए। सभा यहाँ पर जो स्पीकर जो सुमित्रा महाजन है उन्होंने आज कार्रवाई जब 11 बजे शुरू हुई हाउस चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको फिर 12 तक एडजर्न कर दिया गया। 12 बजे भी वही जो किस्सा है वो जारी रहा। तो पूरे दिन के लिए कार्रवाई जो अब सोमवार के लिए स्थगित कर दी गई है और कोशिश यही जारी है कि लगातार कि कोई भी इसका रास्ता निकले जिससे कि सदन की कार्यवाही चलाई जा सके। बिल्कुल। तो सभापति और स्पीकर की कोशिशों के बावजूद दोनों ही सदनों में 5वें दिन भी गतिरोध देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित है, सोमवार तक के लिए स्थगित है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई में देखना होगा कि सेकेंड हाफ में कामकाज किस तरह से आगे बढ़ता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधायी काम का आज दिन है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचनन, इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। त्रिपुरा में आज पहली बीजेपी सरकार का गठन हो गया है। राजधानी अगरतला में बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। बीजेपी के आदिवासी नेता और त्रिपुरा राज परिवार के सदस्य जिष्णुदेव वर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई हस्तियां शामिल रहीं। राज्य में 59 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के 35 और आईपीएफटी के 8 विधायक हैं। इस गठबंधन ने 25 साल में शासन कर रही सीपीएम सरकार को हराया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में विकास की बड़ी संभावना है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की नई सरकार सभी के विकास के लिए काम करेगी। ये बात सही है, यहां संभावनाएं बहुत है, विकास के लिए अवसर बहुत है और इसलिए हम लोगों को जहां जहां सेवा करने का मौका मिला है, सरकारें बनाने का अवसर मिला है, विकास यही हमारी प्राथमिकता रही है। गुड गवर्नेंस पर हम बल देते हैं। सबका साथ, सबका विकास, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी से जनतंत्र, इस मंत्र को लेकर के हम चलते आए हैं और त्रिपुरा वासी भी अनुभव करेंगे कि आपकी अपनी सरकार, लोकतंत्र के अधिष्ठान पर चलने वाली सरकार, जन जन की भागीदारी के साथ चलने वाली सरकार कितनी तेज गति से परिणाम लाती है, वो आप भी अनुभव करेंगे। त्रिपुरा शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, त्रिपुरा विकास के मार्ग पर आगे बढ़े और मुझे भरोसा है विप्लव जी और उनकी टीम मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा को शांति और विकास के मार्ग पर आगे ले जाएगी। বিপ্লব কুমার দেব ভগবানের নামে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আইনত
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अशोक गजपति राजू और वाईएस चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। टीडीपी के इन दोनों मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था। अशोक गजपति राजू केंद्रीय नागर विमानन मंत्री थे। अब यह मंत्रालय प्रधानमंत्री देखेंगे। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के चलते एनडीए सरकार से अलग होने का फैसला लिया था। हालांकि टीडीपी अभी एनडीए में शामिल रहेगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आज एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक हालातों पर चिंता जताई है। सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जानबूझकर गलत बयान दिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में बहस की खुली छूट होनी चाहिए, लेकिन आज के दौर में लोग पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए जिन लोगों ने काम किया उन्हें बदनाम किया जा रहा है और पिछली सरकार की उपलब्धियों और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों को निरंतर आलोचना की जा रही है, जो सही नहीं है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आम आदमी से जुड़ने के लिए नए तरीकों की जरूरत है। इसके साथ ही कांग्रेस को अपनी योजनाओं और नीतियों को नए तरीके से पेश करना होगा। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में सोनिया गांधी ने कहा कि यह जरूरी है कि राहुल को काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिले। Will the Congress party survive without the Gandhis? Will there be is there a chance of any other leader being there? Why not? In future they may well be. Party will take off for holidays in between. That's fine. Because we never knew, you never hear about it. I know about it. You never hear about it. That's fine. नागपुर में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हो गई। 3 दिन तक चलने वाली बैठक में देश भर से 1500 प्रतिनिधि और संघ से जुड़े 35 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में अगले 3 साल के लिए संघ के एजेंडे पर चर्चा होनी है। साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। ये बैठक 3 साल में एक बार होती है। प्रतिनिधि सभा में नए सरकार्यवाहक का चयन भी होगा। फिलहाल ये पद भैयाजी जोशी के पास है। वो साल 2009 से इस पद पर हैं। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और महासचिव राम माधव के शामिल होने की संभावना है। बैठक के बाद कई प्रस्ताव भी स्वीकार किए जाएंगे। इनमें से एक प्रस्ताव भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और बोलियों के संरक्षण से जुड़ा होगा। स्थान स्थान पर बोलियां हैं, बोलियों में भी बहुत साहित्य है, कविता है, भजन है, कीर्तन है, लोक गाथाएं हैं। उनको संभाल करके रखना, नहीं तो नष्ट हो जाएंगी। सारी दुनिया में बोलियां निरंतर समाप्त हो रही है और ये यूएनओ में भी एक संकट है। लोगों की परंपरा समाप्त हो जाएगी, इसलिए बोलियों को भी किसी प्रकार से सुरक्षित रखना और भाषाओं को भी समृद्ध बनाए रखना। और इसी पर बात करेंगे। नागपुर से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हमारे साथ। कृति, बैठक में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अगले सरकारवाहक या कहे कार्यकारी प्रमुख का चुनाव करेगी। इसके अलावा और क्या खास रह सकता है बैठक के एजेंडे में? जी प्रीति, देखिए अभी भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो आरएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसकी मीटिंग अभी जारी है। जो आज का एजेंडा है वो जनरल सेक्रेटरी वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। जो अचीवमेंट्स रहा है साल 2017-18 में आरएसएस का, जिस तरह का उन्होंने काम किया है, जो सामाजिक कार्य किया है, उसके बारे में वो जो पूरी बॉडी है उनको अवगत कराएंगे। काफ़ी सारे अफिलिएट्स भी आए हैं, उनमें से कुछ अफिलिएट्स जो हैं वो जो साल 2017-18 में जो अचीवमेंट्स उनके रहे हैं, जैसे भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, उनके जो अचीवमेंट्स रहे हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही ये जो 3 दिन चलने वाली बैठक है उसमें ये भी एजेंडा है कि जो जनरल सेक्रेटरी हर 3 साल में इलेक्शन जिनका होता है वो भी एजेंडे में है। तो वो देखना है कि किस तरह से, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि हो सकता है कि इस बार चेंजेस हों। भैयाजी जोशी 2009 से लगातार जनरल सेक्रेटरी बने हैं, वहीं कई लोगों का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि चेंजेस ना भी हों। तो ये आगे अगले 2 दिनों में पता होगा। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, जो 3 साल का और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा आरएसएस, उस पर भी डिस्कशन होगा। और जो नेशनल सिनेरियो है उस पर भी कुछ बातों पर आरएसएस ने चिंता जताई है कि जिस तरह से डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से एक सोशल स्ट्राइफ देखने को मिल रहा है और साथ ही जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डैमेज किया जा रहा है, उसकी भी आरएसएस ने निंदा की है। प्रीति, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
कृति हमारे साथ नागपुर से जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए खबरों में फिलहाल आगे बढ़ेंगे। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस बारे में शनिवार को दोनों देश साझा घोषणा कर सकते हैं। इस घोषणा से हिंद प्रशांत में भारत के लिए फ्रांस के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल करने का रास्ता खुल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 3 दिनों की यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान वो आगरा और वाराणसी भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। बातचीत के एजेंडे में हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की संयुक्त रणनीति बनाना प्रमुख है। आबू धाबी और जिबूती में फ्रांस के नौसैनिक अड्डे हैं, जहां भारत भी अपने बेड़े लगा सकता है। समझौते के तहत फ्रांस भी भारत के नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकता है। France is the only European country that has its own presence in the Indian Ocean. So while on the European level, the European Union is also interested in the Indian Ocean, especially under security point of view, France is an important player there for India. So I think this is also something that both countries are looking into. रक्षा उपकरणों की आपूर्ति दोनों देशों के रिश्तों में अहम है, इसलिए फ्रेंच राष्ट्रपति के साथ रक्षा उद्योग से जुड़ी कंपनियों के 50 प्रमुख भी भारत आ रहे हैं। फ्रांस से भारत 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता कर चुका है। There's also a strong aspect of defense cooperation. You know that there has been an agreement on the sale of the 36 Rafale aircrafts. There is also a deal about the submarines, the Scorpion submarines. So this partnership in defense cooperation is going very strong, and there are many new areas of interest as well. पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत और फ्रांस अहम भूमिका निभाना चाह रहे हैं। इसके लिए जहां दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा में सहयोग को लेकर समझौता होगा, वहीं रविवार को दोनों देशों की पहल पर दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शिखर सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से करेंगे। वो मिर्जापुर में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 11 अरब डॉलर का व्यापार है। फ्रांस भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक है। भारत में फ्रांस की करीब 1000 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि भारत की भी 120 कंपनियों ने करीब 1 अरब डॉलर का निवेश कर रखा है। हालांकि अभी तक फ्रांस की रुचि भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर है, लेकिन अगर स्थितियां बनी तो वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के क्वाड में भी शामिल हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की चिंता यही है कि हिंद महासागर क्षेत्र को शांत और टकराव से मुक्त किया जाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सरोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां महिला उद्यमियों को व्यापार और उद्योग में बराबरी का मौका मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कल नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि इस मंच से महिला कारोबारियों को कामकाज करने से जुड़ी कई अहम जानकारी मुहैया कराई जाएंगी। कार्यक्रम में नारी शक्ति पर थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नीति आयोग ने महिला उद्यमी मंच यानी WEP की शुरुआत की। इस मंच के जरिए महिला उद्यमियों को कारोबार के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें लिंग भेद का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद में हुए 8वें ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में इस मंच को स्थापित करने का फैसला लिया गया था। इस मंच के जरिए उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। All stakeholders together in undertaking very focused action to create a vibrant entrepreneurial ecosystem where women do not face any gender-based barriers. And this platform will aspire to substantially increase the number of women entrepreneurs who will create and empower a new dynamic India. इस मंच के तहत केंद्रीकृत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां महिला उद्यमियों का पंजीकरण होगा। इस मौके पर जाने माने गायक कैलाश खेर ने नारी शक्ति थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया। माँ बेटी या बहन हो इनकी कोई नहीं बराबरी, मस्तक को ऊंचा करती लाखों पे भारी, हो उद्योग स्वयं का या फिर हो वे सहकारी, घर हो या हो संस्थान समझे जिम्मेदारी, सूझबूझ और दूरदृष्टि ले निर्णय हितकारी, आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारतीय नारी। नीति आयोग के मुताबिक ये मंच महिला उद्यमियों को ऐसे मौके देगा जिसके तहत उद्यमिता के लिए जरूरी चीजें हासिल की जा सकेंगी
और कारोबार के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिलेगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से बातचीत के लिए मंजूरी दे दी है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग यू योंग ने व्हाइट हाउस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों की मुलाकात मई में होगी। ये घोषणा दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल के इस हफ्ते उत्तर कोरिया के नेता के साथ हुई बातचीत के बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो मई तक किम जोंग उन से मिलकर स्थायी परमाणु निरस्त्रीकरण हासिल करना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम बंद करने के लिए तैयार हो गया है। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच विंटर ओलंपिक के बाद से संबंधों में सुधार आता दिख रहा है। That North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests. He understands that the routine joint military exercises between the Republic of Korea and the United States must continue. And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May to achieve permanent denuclearization. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर भारी शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगेगा। नई दरें अगले 15 दिनों में लागू हो जाएंगी। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको को इससे छूट दी है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ और देशों के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला किया है। इस फैसले पर अमेरिका के साथी देशों ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन देशों का कहना है कि उनके निर्यात से अमेरिका की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इसके जवाब में यूरोपीय संघ ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। श्रीलंका के कैंडी जिले में गुरुवार को फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। दंगाइयों ने कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से कानून और व्यवस्था विभाग छीन लिया है। दंगा पीड़ित कैंडी जिले में आपातकाल और भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती के बावजूद बौद्धों और मुस्लिमों के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यह हिंसा पिछले हफ्ते बौद्ध सिंगली बहुसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की मौत के बाद भड़की थी। सिरिसेना सरकार ने इसके बाद देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।